Hello students, welcome to Vedyog. I am your new science mentor and in this video we are going to cover the remaining topics of our chapter number 9 which is carbon compounds. Guys, हमारे previous video में हमने जो बचे हुए केमिकल प्रॉपर्टीज थे कार्बन कंपाउंड्स के उसके बारे में डिस्कस किया एंड साथ ही साथ हमने जो इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स जैसे कि इथेनॉल की भी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स है इस चैप्टर के उस तरफ। जो टॉपिक इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। लेकिन उससे पहले कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइंस अल्कोहल अ फ्यूल। तो जो शुगर केन प्लांट है वो क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ये सारी प्रोसेस इफिशिएंटली होती है। जब मोलासेस ऑब्टेन होते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर केन, उसे फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए लेके जाया जाता है जहाँ पर अल्कोहल मतलब इथेनॉल ऑब्टेन्ड होता है। जब सफिशिएंट एयर में इथेनॉल का कंबशन होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है एंड वाटर मॉलिक्यूल भी वहाँ पे एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। इस वे में इथेनॉल एक क्लीन फ्यूल है और इसीलिए कुछ कंट्रीज में इथेनॉल को एज एन एडिटिव यूज किया जाता है ताकि पेट्रोल की इफिशियंसी इंक्रीज हो। सच अ फ्यूल इज कॉल्ड गैसोहोल और ऐसे फ्यूल को क्या कहते हैं, गैसोहोल। देन अब उसके बाद डिस्कस करते हैं इथेनोइक एसिड के बारे में। इथेनोइक एसिड जो है इसे एसिटिक एसिड भी कहा जाता है और ये एक कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेल्सियस। इसका जो एक्वियस सॉल्यूशन है वो एसिडिक रहता है नेचर में। तो जब आप लिटमस पेपर टेस्ट करोगे इथेनोइक एसिड का तो ब्लू लिटमस रेड में टर्न होगा। अब हमारे घरों में हम विनेगर यूज करते हैं। विनेगर यूज टू प्रिजर्व पिकल्स एंड इट इज अ 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड सोल्यूशन। विनेगर ये क्या है, 5 to 8% है एसिटिक एसिड सोल्यूशन का। जो प्योर इथेनोइक एसिड है वो 17 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। कोल्ड कंट्रीज में रूम टेम्परेचर पे इथेनोइक एसिड फ्रीज हो जाता है और इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। नाउ गाइस, यूज योर ब्रेन पावर एंड आंसर द क्वेश्चंस। व्हिच वन ऑफ द इथेनोइक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर? इथेनोइक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्गर है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑब्वियसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन इथेनोइक एसिड। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्यों स्ट्रॉन्गर है? क्योंकि वो फुल्ली डिसोसिएट होता है वाटर में और इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एसिटिक एसिड पूरी तरह डिसोसिएट होता है क्या वाटर में? नहीं, इसीलिए वो वीक एसिड है। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हिच इंडिकेटर पेपर आउट ऑफ ब्लू लिटमस पेपर एंड पीएच पेपर इज यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ब्लू लिटमस पेपर इज यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि एसिड है और अगर एसिड है तो क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है एंड अगर बेस है तो या अल्कलाइन है तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट होता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर, ताकि इथेनोइक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिस्टिंग्विश कर सके। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं कि इथेनोइक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इथेनोइक एसिड के जो केमिकल रिएक्शंस है वो प्राइमरीली क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है इथेनोइक एसिड की बेस के साथ वो किस तरह से होती है देखते हैं। रिएक्शन विद बेस और रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस। इथेनोइक एसिड को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर सॉल्ट प्रोड्यूस होता है एंड वाटर फॉर्म होता है, जो क्या शो करता है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। क्योंकि यहाँ पे इथेनोइक एसिड जो कि एक एसिड है रिएक्ट कर रहे हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, CH3COONA जो कि एक एसिडिक सॉल्ट है और साथ में वाटर फॉर्म हो रहा है। अब ये जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, मतलब इथेनोइक एसिड और NaOH का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसको नाम क्या दिया है? IUPAC नेम जो है इस सॉल्ट का वो है सोडियम इथेनोएट एंड जो कॉमन नेम है वो है सोडियम एसेटेट। सोडियम एसेटेट जो है वो कैसे रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं रिएक्शन किस तरह से होती है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट के साथ इथेनोइक एसिड की। इथेनोइक एसिड जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है। सोडियम कार्बोनेट जो कि एक बेसिक सॉल्ट है और वो क्या प्रोड्यूस करता है, सोडियम इथेनोएट सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होती है। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से है, ट्वाइस मॉलिक्यूल है CH3COOH के, मतलब इथेनोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल है जो कि एक्वियस फॉर्म में है एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो कि गैसियस फॉर्म
में ये यूज कर रहे हैं हम। जब इनकी रिएक्शन होती है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? CH3COONA, जो कि है सोडियम इथेनॉइड सॉल्ट, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ये दोनों बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। इफ सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो यूज करते हैं हम सोडियम कार्बोनेट के जगह पे सेम एक्टिविटी में, तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, मतलब एकदम व्हाइटिश कलर का हो जाता है। इससे क्या इंडिकेट होता है कि जैसे ही लाइम वाटर मिल्की टर्न हुआ, मतलब वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फॉर्म हुई। रिएक्शन सेम है, बस सोडियम कार्बोनेट की जगह सोडियम बाइकार्बोनेट है। CH3COOH जो कि है सोडियम, जो कि है हमारा इथेनॉइक एसिड, वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? CH3COONA, मतलब सोडियम इथेनॉइड, साथ में वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जिसमें ईस्टर एज अ फंक्शनल ग्रुप रहता है। वो फॉर्म होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल के बीच के रिएक्शन की वजह से। इथेनॉइक एसिड इथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, और इससे ईस्टर इथिल इथेनॉइड फॉर्म होता है। अब ये रिएक्शन कुछ इस तरह से रहती है। इथेनॉइक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, ये रिएक्ट हो रहा है इथेनॉल के साथ, जिसका फॉर्मूला है CH3CH2OH इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, एंड यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? इथिल इथेनॉइड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOCH2CH3, एंड बाय प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? वाटर। ईस्टर्स में एक स्वीट फ्रेग्रेंस रहता है, और बहुत से फ्रूट ऑर्डर्स जो है, मतलब फ्रूट के जो फ्रेग्रेंस है वो ओरिजिनेट किए जाते हैं स्पेसिफिक ईस्टर्स से। फ्रेग्रेंस में ईस्टर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहता है, एंड ईस्टर जो है वो फ्लेवर प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। जब ईस्टर रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन के अंदर जाते हैं, जिससे करस्पॉन्डिंग अल्कोहल की रिकवरी हो जाती है एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट फॉर्म होता है। ये जो प्रोसेस है ये यूज की जाती है सोप प्रिपरेशन के लिए, और इस प्रोसेस में क्या यूज करते हैं? फैट्स को यूज किया जाता है। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से है। ईस्टर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तब जाके वहाँ पे सोडियम कार्बोक्सिलेट फॉर्म होता है एंड अल्कोहल फॉर्म होता है। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स। But before starting that topic, let's recall something. So, what are the chemical names of the nutrients that we get from the food stuff, namely cereals, pulses and meat? तो cereals से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। pulses से हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? प्रोटीन्स। एंड मीट से हमें क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? प्रोटीन्स एंड फैट्स। Then, what are the chemical substances that make cloth, furniture and elastic object? तो ऐसे कौन से chemical substances है जो cloth, furniture and elastic object को बनाते हैं? तो क्लोथ कहाँ से बनता है? क्लोथ यूजुअली मेड ऑफ नेचुरल और सिस्टमैटिक फाइबर, जैसे कि कॉटन एंड पॉलिस्टर है। देन फर्नीचर जो कि टिपिकली बनता है वुड, मेटल, प्लास्टिक या कॉम्बिनेशन से। देन इलास्टिक ऑब्जेक्ट जो है वो बनते हैं रबर या इलास्टोमर्स से। तो अब फाइनली हम आते हैं हमारे इस लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक के तरफ, जो कि है मैक्रोमोलिक्यूल्स। सो जो वास्ट नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है, जिसमें अराउंड 10 मिलियन नोन सब्सटेंसेस है, और जिनका मॉलिक्यूलर मास वैरी करता है 10⁻10 to 10⁻12 के बीच में। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो कंपोज किए गए हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एटम से, एंड वो लार्ज कार्बन मॉलिक्यूल्स है जिसे कैटेगराइज किया गया है एज अ पॉलीमर्स। हमारे बहुत से बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स भी है, जैसे कि प्रोटीन्स है, न्यूक्लिक एसिड है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है। ये भी कार्बन से बने हुए बड़े मॉलिक्यूल्स है, बिग मॉलिक्यूल्स है, इसलिए इन्हें मैक्रो का है। छोटे मॉलिक्यूल्स होते तो माइक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े हैं इसलिए मैक्रोमोलिक्यूल्स। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी रहता है इनका। तो देखते हैं अभी नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से है। सो पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड जो है वो इसेंशियल नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स है लिविंग वर्ल्ड में। पॉलीसैकेराइड कौन सा रहता है? जैसे कि स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ये पॉलीसैकेराइड्स है जो प्रोवाइड करते हैं फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। देन प्रोटीन जो है ये भी एक मैक्रोमोलिक्यूल है, एंड इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एनिमल बॉडीज, जिसमें मूवमेंट भी इंक्लूड है एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस भी इंक्लूड है। न्यूक्लिक एसिड जो है ये क्या करता है? हेरिडिटी कंट्रोल करता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, वाइल रबर जो है ये अनदर नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल है। देन उसके बाद अब देखते हैं मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या है। सो मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो इनिशियली डेवलप किए गए थे एज एन अल्टरनेटिव रबर के लिए एंड सिल्क के लिए, और आज के टाइम में वो वाइडली यूज किए जाते हैं हमारे डेली लाइफ में इन वेरियस एस्पेक्ट्स। अब
अब ये जो मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स है इसमें सिंथेटिक फाइबर्स इंक्लूड है, जिसमें नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे ही स्ट्रेंथ रहती है, और नेचुरल फाइबर्स कौन से, कॉटन, वुल एंड सिल्क। अब ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है इसमें सिंथेटिक फाइबर्स आते हैं जिनमें बिल्कुल नेचुरल फाइबर्स जैसे ही स्ट्रेंथ रहती है। अब नेचुरल फाइबर्स कौन से है, जैसे कि कॉटन है, वुल है या सिल्क है। देन इलास्टोमर्स जो है इसमें रबर लाइक इलास्टिसिटी रहती है, एंड प्लास्टिक जो है वो यूज किए जाते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स के लिए। बोथ नेचुरल एंड मैन मेड मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है वो कंसिस्ट करते हैं रिपीटिंग स्मॉल यूनिट्स, और जो उनको पॉलीमरिक बनाता है नेचर में। अब एग्जैक्टली पॉलीमर्स क्या है वो देखते हैं। अ मैक्रोमोलिक्यूल क्रिएटेड थ्रू द रिपीटिव अरेंजमेंट ऑफ स्मॉल यूनिट इज नोन एज अ पॉलीमर। स्मॉल यूनिट का जो रिपीटिव अरेंजमेंट रहता है और उससे जो बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल जो फॉर्म होता है उसे कहा जाता है पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल, अगर CH2 एक स्मॉल यूनिट है और उसकी रिपीटेटिव अरेंजमेंट हो रही है मिलियंस तक, तो वो एक मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म करेगा, और फिर उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। ये जो रिपीटिंग यूनिट है उन्हें क्या कहा जाता है, मोनोमर। तो जब मोनोमर बार बार ऐड किए जाते हैं, रिपीटेडली ऐड किए जाते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है पॉलीमर। अब जिस प्रोसेस से मोनोमर मॉलिक्यूल पॉलीमर में कन्वर्ट होते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। अब जो पॉलीमराइजेशन मेथड है इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, जॉइनिंग ऑफ मोनोमर्स विद अल्कीन लाइक स्ट्रक्चर्स एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीथिलीन। तो पॉलीमराइजेशन मेथड में क्या होता है, मोनोमर्स जो है वो अल्कीन जैसे स्ट्रक्चर के साथ ज्वाइन होते हैं, और जिस तरह से पॉलीइथिलीन फॉर्म हुआ उस तरह से वो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। आप देख रहे हैं वीडियो में किस तरह से पॉलीइथिलीन का सिंथेसिस होता है। सो इथिलीन मोनोमर रहते हैं, रिपीटेडली ऐड किए जाते हैं इथिलीन के मोनोमर, एंड देन वहाँ पे एक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बाद वहाँ पे एक मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म होता है जो कि है पॉलीइथिलीन। वेरियस पॉलीमर्स रहते हैं एंड उनके जो यूजेस है वो क्या है वो देखते हैं। सो पॉलीइथिलीन जिसका मोनोमर है इथिलीन, और इसका यूज किस लिए करते हैं, कैरी बैग्स एंड स्पोर्ट्स वियर बनाने के लिए। देन उसके बाद है पॉलीस्टीरीन, तो इसका जो मोनोमर है वो है स्टीरीन। इसका फॉर्मूला है C6H5 सिंगल बॉन्ड CH22CH2। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको दिया है, एंड इसका यूज करते हैं थर्मोकोल आर्टिकल्स बनाने के लिए। देन पॉलीविनिल क्लोराइड जिसको कहा जाता है PVC, और इसका मोनोमर है विनिल क्लोराइड जिसका फॉर्मूला है Cl सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये यूज किया जाता है PVC पाइप्स बनाने के लिए, डोर मैट्स बनाने के लिए, देन ट्यूब्स एंड बैग्स जो यूज किए जाते हैं हॉस्पिटल किट्स में उसे बनाने के लिए। देन उसके बाद आता है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, और इसका मोनोमर है एक्रिलोनाइट्राइल, और इसका फॉर्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये यूज किया जाता है विंटर क्लोथिंग को बनाने के लिए एंड ब्लैंकेट्स को बनाने के लिए। देन उसके बाद है टेफ्लॉन जो कि मोनोमर टेट्राफ्लोरोइथिलीन से बना है जिसका फॉर्मूला है CF2 डबल बॉन्ड CF2, एंड ये यूज किए जाते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर को बनाने के लिए। देन उसके बाद है पॉलीप्रोपिलीन जो कि पॉलीप्रोपिलीन इस मोनोमर से बनते हैं जिसका फॉर्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये यूज किया जाता है इंजेक्शन सिरिंज को प्रिपेयर करने के लिए एंड फर्नीचर को बनाने के लिए। अब ये जो एग्जाम्पल्स हमने अभी पढ़े इसमें जो पॉलीमर्स है वो कैसे क्रिएट हुए हैं, जो सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर वहाँ पे यूज किए हैं वो सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर को रिपीटेडली अरेंज करके पॉलीमर्स क्रिएट हुए हैं। और जब ऐसे टाइप के पॉलीमर बनते हैं जो कि सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर से बनते हैं तो उन्हें कहा जाता है होमोपॉलीमर, क्योंकि यहाँ पे जो मोनोमर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इनका यूनिट है वो सेम है। देन जो दूसरा टाइप है पॉलीमर का वो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर से बनता है जिसे कहा जाता है कोपॉलीमर्स। मतलब यहाँ पे मोनोमर सिंगल टाइप का रहता है क्या, नहीं, यहाँ पे अलग अलग टाइप के मोनोमर ज्वाइन करके फॉर्म होता है एक बड़ा पॉलीमर जिसे कहा जाता है कोपॉलीमर। देन पॉलीमर्स कैन हैव लीनियर, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। पॉलीमर्स का लीनियर स्ट्रक्चर भी रहता है, ब्रांच स्ट्रक्चर भी रहता है या क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर भी रहता है, और उनके प्रॉपर्टीज जो है वो उनके मोनोमर के नेचर पे और उनके स्ट्रक्चर के टाइप पर डिपेंड रहते हैं। और पॉलीमर्स का जो कंपोजिशन है, उनका जो नेचर है वो स्टडी करने के लिए, वो अंडरस्टैंड करने के लिए पॉलीमर्स को डिकम्पोज किया जाता है एंड उसको डिकम्पोज करके फिर उसका स्टडी किया जाता है स्ट्रक्चर एंड उसका नेचर। जो कुछ नेचुरल पॉलीमर्स जो है वो देखते हैं और उनका अकरेंस क्या है वो देखते हैं। सो सम नेचुरल पॉलीमर्स एंड देयर अकरेंस। सो पॉलीसैकेराइड ये एक नेचुरल पॉलीमर है जो कि ग्लूकोज इस मोनोमर से बना है और ये कहाँ पे मिलता है, स्टार्च में। देन उसके बाद है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इसमें भी मोनोमर कौन सा यूज है, ग्लूकोज, और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, वुड में, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। देन उसके बाद आता है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स इसमें यूज करते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स में मोनोमर्स कौन से है, अल्फा अमाइनो एसिड।
और ये आपको कहाँ पे दिखेंगे? मसल्स, हेयर्स, एंजाइम्स, स्किन एंड एग्स में। देन उसके बाद है डीएनए। डीएनए में मोनोमर कौन सा है? न्यूक्लियोटाइड बेस डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट, और ये इसका अकरेंस कहाँ पे? क्रोमोसोम्स ऑफ एनिमल्स। देन उसके बाद है आरएनए, जिसमें यूज करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और यहाँ पे क्या है? बेस राइबोस फॉस्फेट। डीएनए में था बेस डीऑक्सीराइबोस फॉस्फेट और आरएनए में है बेस राइबोस फॉस्फेट, और ये अकरेंस कहाँ पे? इसका क्रोमोसोम्स ऑफ प्लांट्स में। देन इसके बाद है रबर, और यहाँ पे कौन सा मोनोमर है रबर में? आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इस नाम के मोनोमर से रबर बना है, और ये कहाँ पे मिलता है आपको? लैटेक्स ऑफ रबर ट्री। सो इस तरह से हमने नेचुरल पॉलीमर एंड जो मैनमेड पॉलीमर्स थे इनके बारे में डिस्कस किया। सो आई होप आपको ये समझा। यहाँ पे हमारा ये जो चैप्टर है कार्बन कंपाउंड, ये चैप्टर कंप्लीट होता है, जहाँ पर हमने बॉन्ड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं कार्बन्स के बीच में, या कार्बन के दूसरे एटम्स के साथ किस तरह से बॉन्ड फॉर्म होते हैं, उनके प्रॉपर्टीज क्या क्या रहती है, कार्बन कंपाउंड्स के रिएक्शन किस तरह से रहते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से, अनसैचुरेटेड कंपाउंड कौन से, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, या तो वीडियो को रीवॉच कीजिए और साथ ही साथ टेक्स्ट बुक को रेफर कीजिए। आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक को बाय हार्ट कीजिए, टेक्स्ट बुक से ही आप पढ़िए ज़्यादातर, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सो लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।